हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। जब भी कोई न्यूक्लियस अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल एमिट करता है स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप, तो हम उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे सब्सटेंसेस जो ये एक्टिविटी करते हैं, जो ये प्रोसेस शो करते हैं, उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ spontaneous disintegration of a nuclei spontaneous disintegration of a nuclei with emission of one or more alpha, beta or gamma particles, is called radioactivity. Such substances which transform themselves to different nuclei by emitting alpha, beta or gamma particles are called radioactive सब्सटेंस। उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है यानी अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस, इनका इलेक्ट्रिकल नेचर क्या है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ radioactive radiations. So मान लीजिए ये एक लेड ब्लॉक है, इस तरह से। इस लेड ब्लॉक में ये एक सोर्स है रेडियम। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस मीन्स अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस एमिट करता है। ये क्या है? ये है एक लेड ब्लॉक, लेड से बना हुआ है। तो अगर इस डायरेक्शन में इधर कहीं भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल एमिट होंगे तो लेड ब्लॉक उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या है? ये है आपका रेडियम, RADIUM।
ये रेडियम सोर्स है, ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का। लेकिन जो इस तरफ जो भी एमिट करेगा ये इस तरह से, यानी इस स्पेस में से बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ ये जो एक कैविटी बनी हुई है यहां से सिर्फ बाहर निकलेंगे इस होल में से रेडियो एक्टिव रेडिएशन, बाकी सभी लेड ब्लॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, मान लीजिए ये नेगेटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन इस तरह से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी, कुछ इस तरह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और कुछ इस तरह से सीधी चली जाएंगी। तो जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी वो कौन सी जाएंगी? जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है। तो जो नेगेटिव की तरफ गई वो कौन सी है? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उनको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। जो पॉजिटिव की तरफ गई उन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, उनको बीटा पार्टिकल कहते हैं। और जो सीधी चली गई इन पर यानी कोई चार्ज नहीं है, इनको गामा रेडिएशन कहते हैं। तो ये होंगे आपके इधर अल्फा, इधर बीटा, और ये स्ट्रेट गामा रेडिएशन। अब हमने जो लिखा है अभी डिस्कस किया है उसको हम लिखेंगे। ओके, तो हम यहां लिखेंगे ए स्मॉल होल इज ड्रिल्ड इन ए लेड ब्लॉक। इसमें एक छोटा सा होल करते हैं। ए स्मॉल होल इज ड्रिल्ड इन ए lead block. Small hole is drilled in a lead block and a piece of radium, ये radium है, is placed at its bottom and a piece of radium is placed at its bottom. Okay, as the rays entering the walls of the lead block, ये जो rays हैं they will be absorbed before reaching the surface. इस surface तक पहुंचने से पहले ही वो absorb हो जाएंगी। as the rays entering the walls of lead block, the wall of lead block are absorbed before reaching the surface, are absorbed before reaching the surface. तो ये देखिए, ये जो रेडिएशंस होंगे जो इन वॉल्स की तरफ जा रही हैं, ये क्या होंगी? ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जो बाहर सरफेस है यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो रेडिएशन कहां से निकलेगी? सिर्फ इस होल में से निकलेंगी बाहर। ओके, ओनली ए नैरो बीम ऑफ रेडिएशंस, ओनली ए narrow beam of radiations will emerge from the hole. Narrow beam of radiations will emerge from the hole. If this beam is subjected to an electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया, if this beam is subjected to an electric field,
If this beam is subjected to an electric field, it splits into three components. It splits into three components. Number one, component which bends towards the negative plate are called alpha rays. So number one, component which bends towards the negative plate are called alpha rays. Alpha rays. Number two, component which bends towards positive plate are called beta rays. Components which bends towards the positive plate are called बीटा रेज। ऑल्दो जो बीटा रेज है यानी बीटा पार्टिकल है वो दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, लेकिन इसके बारे में हम बाद में जब बीटा एमिशन डिस्कस करेंगे तब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी हम इतना ही लिखेंगे। ओके। थर्ड है जो कंपोनेंट डिफ्लेक्ट ही नहीं होता, अनडिफ्लेक्टेड है, उसको कहते हैं गामा रेज। components which goes undeflected, components which goes undeflected are called gamma rays, are called gamma rays। तो अब हम अल्फा बीटा और गामा रेज में कंपैरिजन करेंगे। तो इसके लिए मुझे बोर्ड को क्लीन करना होगा। Comparison of alpha, beta and gamma rays। ओके, तो हम तीन कॉलम बनाएंगे, एक में अल्फा रेज, एक में बीटा रेज एंड एक में गैमा रेज। अल्फा रेज, beta rays and number 3 is gamma rays। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। दे आर हीलियम न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल क्या होता है? They are electrons originating from nucleus। They are electrons originating from nucleus। अब आपको लग रहा है सर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे? तो वहाँ पर भी कोई रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो जब हम बीटा एमिशन डिस्कस करेंगे वहाँ ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं वहाँ पर।
एंड गामा रेज क्या है? दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास यही होता है। एंड गामा रेडिएशंस, देयर रेस्ट मास इज 0, कोई मास नहीं है। थर्ड पॉइंट, चार्ज। चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर +2e, बीटा पार्टिकल पर -e। ऑल्दो जो बीटा पार्टिकल हम -e जिस पर चार्ज की बात करें उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एक दूसरी टाइप का भी होता है जो इसका एंटी पार्टिकल होता है, उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, उस पर +e होता है। तो बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। गामा रेज पर 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। नंबर 4, स्पीड। ये क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इनकी स्पीड तो c के इक्वल होगी। बीटा पार्टिकल की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बट वेरिएबल होती है। और अल्फा पार्टिकल की अप्रोक्सीमेटली 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद आ जाता है आयोनाइजिंग पावर। नंबर 5, आयोनाइजिंग पावर। तो आयोनाइजिंग पावर सबसे कम होती है गामा रेडिएशन की, मिनिमम। बीटा पार्टिकल की उससे 10⁻² टाइम्स होती है ऑफ गामा रेज, और अल्फा की सबसे ज्यादा होती है 10⁻⁴ टाइम्स ऑफ गामा रेज। ओके। नंबर 6, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर में इसका ऑपोजिट हो जाता है। ओके, तो पेनिट्रेशन पावर में क्या होगा? अल्फा पार्टिकल की मिनिमम होगी, पेनिट्रेशन पावर तो इनके लिए मिनिमम है। बीटा पार्टिकल की अल्फा की 10⁻² टाइम्स होती है, 10⁻² टाइम्स ऑफ अल्फा रेज, और गामा की सबसे ज्यादा होती है 10⁻⁴ टाइम्स ऑफ अल्फा रेज। नंबर 6, 10⁻⁴ टाइम्स ऑफ अल्फा रेज। तो यानी आयोनाइजिंग पावर और पेनिट्रेशन पावर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये है स्टूडेंट कंपैरिजन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा, गामा जब एमिट होता है तो उसकी न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होती है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, पहले हम वो रूल्स डिस्कस करेंगे। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं उसके लिए।
ओके, तो उससे रिलेटेड रूल्स हैं सोडी-फेजन्स रूल। ये रूल क्या कहते हैं, पहले हम ये रूल्स लिखते हैं, फिर प्रोसेसेस की हेल्प से इनको डिटेल में समझेंगे। तो ये रूल्स क्या है, पहला रूल कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन रिमेन सेम। ओके, फर्स्ट रूल, the algebraic sum of charges, इसका मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूं, algebraic sum of charges before and after disintegration, before and after disintegration remains same। फर्स्ट रूल, चार्ज को कौन रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस में, जेड, एटॉमिक नंबर, यानी जो जेड की वैल्यू है टोटल बिफोर डिसइंटीग्रेशन एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन सेम रहेगी। कैसे सेम रहेगी, अभी तीनों रूल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक प्रोसेस लिखेंगे, उससे आपको तीनों रूल एक साथ समझ आ जाएंगे। सेकंड रूल क्या है, ओके, तो इसने कहा कि जेड सेम, टोटल से जेड सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। सेकंड रूल कहता है कि जो मास नंबर है वो भी सेम रहेगा। द सम ऑफ मास नंबर ऑफ इनिशियल पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ मास नंबर ऑफ फाइनल पार्टिकल्स। द सम ऑफ मास नंबर of initial particles must be equal to sum of mass number of final particles। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल न्यूक्लियाई एक साथ अल्फा और बीटा दोनों एमिट नहीं कर सकता, या तो एक बार में अल्फा एमिट करेगा या बीटा, अल्फा बीटा दोनों एक साथ नहीं करेगा। ओके, तो थर्ड रूल कहता है नो इंडिविजुअल न्यूक्लियाई कैन एमिट, नो इंडिविजुअल nuclei can emit alpha और बीटा पार्टिकल, alpha और बीटा पार्टिकल, I will say alpha and beta, not or, alpha and beta particle simultaneously, दोनों एक साथ एमिट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अल्फा एमिशन की एक प्रोसेस लेते हैं, अल्फा पार्टिकल कैसे एमिट होगा कि ये एक न्यूक्लियस है ZXA, अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, ये अल्फा पार्टिकल आपका 2 हीलियम 4, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, टोटल जेड सेम रहेगा। तो यानी जो भी बनेगा बाद में, अगर जेड चेंज होगा तो क्या होगा, एटॉमिक सिंबल भी चेंज हो जाएगा। भाई एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो एटॉमिक सिंबल भी चेंज हो जाएगा। सोडियम का जैसे अलग है और मैग्नीशियम का अलग है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है तो दोनों का सिंबल भी अलग है। तो यहाँ एक्स नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, मान लीजिए वाई हो जाएगा। तो पहला रूल कहता है टोटल जेड सेम रहेगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन रिमेन सेम। तो टोटल जेड सेम कैसे रहेगा, 2 है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड माइनस 2, सो दैट जेड माइनस 2 प्लस 2 जेड। ओके, दूसरा रूल कहता है टोटल मास नंबर सेम रहेगा।
तो यहाँ मास नंबर ए है, ये 4 हो गया, तो इसका मास नंबर क्या होगा A-4, सो दैट A-4 + 4 A। तो ये है फर्स्ट और सेकंड रूल। टोटल Z सेम होगा बिफोर आफ्टर डिसइंटीग्रेशन और टोटल A सेम होगा बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। और थर्ड रूल क्या कहता है, एक बार में या तो अल्फा होगा या बीटा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो ये अल्फा एमिशन की प्रोसेस थी। उसके बाद बीटा एमिशन की प्रोसेस क्या होगी, फिर अगेन मान लीजिए ये है आपका, फिर से ये न्यूक्लियस है, अगर ये बीटा पार्टिकल एमिट करता है, ये एमिट कर दिया इसने बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के चार्ज -1 होता है, ए की वैल्यू 0 होती है, तो Z कांस्टेंट रहेगा, यानी Z+1, सिंबल मान लीजिए Y हो जाएगा, तो ये क्या आएगा A + 0 A, Z+1 - 1 Z के इक्वल। और गैमा एमिशन कैसे होता है, गामा रेडिएशन कब एमिट होती है, यूजुअली गामा रेडिएशन कैसे एमिट होती है कि जब भी कोई न्यूक्लियस अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है, और फिर उस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो एनर्जी एमिट करता है, और उस एनर्जी को हम गामा रेडिएशन के फॉर्म में रिसीव करते हैं, यानी वो जो एनर्जी होगी वो गामा रेज होती है उसकी रेडिएशन। ओके, तो फिर से मैं बताता हूं कि जब भी कोई न्यूक्लियस अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद अगर वो एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है तो वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गामा रेडिएशन एमिट करता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये आपका न्यूक्लियस है एक्साइटेड स्टेट में, ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्साइटेड स्टेट, कि ये न्यूक्लियस आपका एक्साइटेड स्टेट में है। तो ये क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में आता है और साथ में एक गामा रेडिएशन एमिट कर देता है। ओके, तो ये है गामा एमिशन। सो ये एक रूल्स थे और ये इस तरह से अल्फा बीटा गामा प्रोसेसेस होती हैं। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल भी करेंगे अल्फा बीटा गामा प्रोसेसेस के, और हम बहुत डिटेल में अल्फा पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। कि स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा, यानी रेट ऑफ एमिटिंग अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम। ओके, चलिए लिखते हैं इस डेफिनेशन को, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी। तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई disintegrating per second of a radioactive sample
at any time of a radioactive sample per unit time is directly proportional to number of undecayed nuclei present in the sample at that time। ये है डेफिनेशन। अब आप इस डेफिनेशन को एक बार पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो ये है डेफिनेशन। तो लेट n नोट है नंबर ऑफ undecayed nuclei at t इक्वल टू 0, यानी टाइम 0 पर, और n है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम t, and dn is number of nuclei decayed in time dt। यहाँ डीके या डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है? एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल। दिस इज व्हाट वी मीन बाय डीके और डिसइंटीग्रेशन। तो फिर ये डीके लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड, यानी dn बाय dt, ये हो गया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहे हैं तो इसलिए एक माइनस साइन भी आएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सैंपल एट दैट टाइम। नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट दैट टाइम t क्या है? n है। तो माइनस dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू n, और माइनस dn बाई dt इक्वल टू लैम्डा n। यहां लैम्डा इज कॉल्ड डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा इज कॉल्ड डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो यहां से आपका आ जाता है dn बाय n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। dt को मैं इधर ले गया, n को इधर ले आया, और माइनस साइन भी मैं इधर ले गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों तरफ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन dn बाय n, और इधर हो जाएगा माइनस लैम्डा dt इंटीग्रेशन। टाइम की लिमिट है 0 से t, और टाइम 0 पर n नोट है और टाइम t पर n है, तो ये हो जाएगी n नोट से n हो जाएगी इसकी लिमिट। तो इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन dx बाई x क्या होता है? log x होता है, तो यानी log n टू दी बेस e, n नोट से n। और ये क्या होगा? माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है,
और dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t। तो ये हो गया आपका log n माइनस log n नोट टू द बेस e इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू t माइनस 0। log m माइनस log n होता है log m बाय n टू द बेस e इक्वल टू माइनस लैम्डा t माइनस 0 इज t। तो यहाँ से n बाय n नोट आ गया आपका e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t और n इक्वल टू n नोट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। ये है डीके लॉ, दिस इज डीके लॉ, दिस इज डीके लॉ। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं n वर्सेस t को, इस एक्सिस पे मैं n लेता हूं, इस एक्सिस पे t, तो t 0 रख दें हम तो e की पावर 0 1 होगा, तो n विल बी n नॉट, यानी t 0 पे n की वैल्यू क्या है n नॉट, और t इंफिनिटी होगा तो क्या होगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो n की वैल्यू 0, यानी फाइनली t एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ये, क्योंकि पैरेलल हम क्या मानते हैं कि दो लाइन जो पैरेलल है वो कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। तो इसका ग्राफ क्या आएगा इक्वेशन 1 का, वो कुछ इस तरह से आएगा, एक्सपोनेंशियल डीके। ओके, तो ये ग्राफ है n इक्वल टू n नोट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t का। ये है ग्राफ, ये रेड लाइन सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ग्राफ अलग से ठीक से दिख सके। तो ये ग्राफ होगा डीके लॉ का, ओके, एक्सपोनेंशियल डीके। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ये देखिए एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, क्योंकि माइनस साइन है तो इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। ओके, और n क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई आर डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई decreases exponentially with time। ओके, अगर मैं टाइम की वैल्यू ले लेता हूं 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा, देन इक्वेशन 1 आपको क्या देगा, n विल बी इक्वल टू n नोट e रेज टू पावर माइनस 1, क्योंकि इफ t इक्वल टू 1 बाय लैम्डा तो t इंटू लैम्डा क्या होगा 1, तो माइनस 1, यानी n नोट बाय e, तो यानी n हो जाएगा 0.368 ऑफ n नोट, क्योंकि 1 बाय e होता है 0.368, और यू कैन राइट इट 36.8% ऑफ n नोट, 36.8% ऑफ n नोट। ओके, अब हमें इधर लिखना होगा, मैं एक बार ये डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं रेडियो एक्टिव डीके लॉ की। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड ऑफ ए radioactive sample the number of nuclei disintegrating per second, हाँ, ये पर यूनिट टाइम दोबारा से नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर सेकेंड लिख दिया था। ओके, पर यूनिट टाइम दोबारा से नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही पर सेकेंड लिख दिया था। Okay, the number of nuclei disintegrating per second of a radioactive sample, यहां पर यूनिट टाइम नहीं आना था, एट एनी टाइम आना था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम। इसको हम ठीक करते हैं पहले। ओहो, ये बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ एट एनी टाइम। ओके, मैं अब फिर से शुरू से रिपीट करता हूं डेफिनेशन यहां से। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड ऑफ ए radioactive sample at any time is directly proportional to number of undecayed nuclei present in the sample at that time। ये डेफिनेशन है। ओके, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रहनी चाहिए सो दैट, क्योंकि ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, आगे हम हाफ लाइफ, मेन लाइफ, डिसइंटीग्रेशन की वो सब भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब मैं इधर से इरेज करता हूँ और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने टी अगर 1/λ लिया तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कितना रह गया, 36.8% ऑफ एन नोट। एन नोट क्या था, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टी इक्वल टू 0 यानी इनिशियली। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो हम यहां से जो हमारा लेटेस्ट रिजल्ट है कि अगर आप t को 1/λ लेते हैं तो आपका n आ जाता है 36.8% ऑफ एन नोट। तो यहां से लैम्डा की एक डेफिनेशन निकल कर आती है। लैम्डा क्या होगा, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इन विच नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई reduces to 36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो ये लिखते हैं द रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट, द रेडियोएक्टिव decay constant lambda may be defined as the reciprocal of time interval during which the number of undecayed nuclei in a sample reduces to 36.8% और 1/e, क्योंकि 1/e से ही ये 36.8% आया है। 36.8% और 1/e ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो यहां से ये डिके कांस्टेंट की एक डेफिनेशन निकल कर आती है। ओके, ओके, इसके बाद जो आपके पास ये इक्वेशन थी -dn/dt इक्वल टू लैम्डा एन यहां लिखी थी, अभी ये थोड़ा इरेज होगी, आपकी नोटबुक में लिखी होगी। वी हैव -dn/dt इक्वल टू लैम्डा एन। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू -dn/dt डिवाइड बाय एन। ये भी एक डेफिनेशन निकल कर आती है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि लैम्डा इज रेशियो ऑफ
rate of disintegration to the total number of active nuclei present in the sample at that time, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट। ओके, तो यहां से लिखेंगे हम द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट may also be defined as ratio of instantaneous rate of disintegration to the number of active nuclei or undecayed nuclei, to the number of active nuclei, आप अनडिकेड न्यूक्लियाई भी लिख सकते हैं एक्टिव न्यूक्लियाई की जगह, प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम, प्रेजेंट in the sample at that time, number of active nuclei present in the sample at that time। तो स्टूडेंट, ये है आपका रेडियो एक्टिव डीके लॉ। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हाफ लाइफ और मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल भी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक आज जो आपने किया है उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसकी कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल्दो जब ये कंप्लीट होगा टॉपिक डिसइंटीग्रेशन का, तो हम न्यूमेरिकल एक वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।